हेलो दोस्तों, एक भाई साहब का कमेंट आया था जो बोल रहे थे कि सर इंडियन बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करिए इंडियन ओवरसीज बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के साथ में, क्योंकि इसके ऊपर यूट्यूब पर एक भी वीडियो नहीं है। तो बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल्स में इंडियन ओवरसीज बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे इंडियन बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में से कौन सा सेविंग्स अकाउंट्स आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज के डेट में कौन सा सेविंग्स अकाउंट्स आपको ओपन करवाना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स का एक बाकायदा से पीपीटी तैयार करके रखी हुई है। तो अब इस पीपीटी के माध्यम से हम समझते हैं कि कौन कौन सा डिफरेंसेस होता है इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में। तो देखो, सबसे पहले अगर हम इंडियन बैंक को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर भाई इंडियन बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर 4.4 का रेटिंग है, 480 के का रिव्यू है। इसके अलावा 84 MB का ये एप्लीकेशंस है और 10 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। तो इस हिसाब से भाई हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस इंडियन ओवरसीज बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से थोड़ा सा अच्छा है। वहीं पर इंडियन ओवरसीज बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर 4 पॉइंट का रेटिंग है और 54 के का रिव्यू है और 27 MB का ये एप्लीकेशन है और 5 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है इंडियन ओवरसीज बैंक मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को। अब इंडियन ओवरसीज बैंक थोड़ा सा छोटा बैंक है, यानी कि इंडियन बैंक से छोटा बैंक है, तो यहाँ पर आपको काफी कम डाउनलोड देखने को मिलेगा और रिव्यू भी काफी कम देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ही बैंकों में आप यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह पर डे आप 1 लाख रुपए तक कर सकते हैं। इसके अलावा भाई ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं और ये दोनों ही बैंक DICGC से इंश्योर हैं, यानी कि आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित है इन दोनों बैंकों में। अगर भविष्य में कभी भी ये दोनों बैंकों में से कोई भी एक बैंक डूब जाते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये दोनों ही बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा सपोर्ट होता है, तो डूबने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप इन दोनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में आंख बंद करके अपना पैसा रख सकते हो, आपका पैसा कहीं पर भी जाने वाला नहीं है। बाकी अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बात करें तो इन दोनों ही बैंकों में आप 10 ईयर से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो ये अकाउंट पूरी तरह से माइनर अकाउंट होता है, तो यहाँ पर काफी सारे लिमिटेशंस भी होते हैं। जब आप 18 प्लस के हो जाते हैं, यानी कि उसके ऊपर हो जाते हैं, तब इस अकाउंट्स के ऊपर लिमिट नहीं होता है। लेकिन जब तक आपका एज जो है वो 18 प्लस नहीं होता है तब तक इस अकाउंट्स के ऊपर थोड़ा सा लिमिटेशंस होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ भी आप लीगल डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। पैन कार्ड यहाँ पर मैंडेटरी है, पैन कार्ड अगर आप नहीं लगाते हैं तो भी यहाँ पर काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। बाकी मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो देखो भाई, आज के डेट में इंडियन बैंक ने अपना मिनिमम बैलेंस चार्जेस नील कर दिया है। तो यहाँ पर आप मिनिमम बैलेंस रखो या फिर ना रखो, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन वहीं पर इंडियन ओवरसीज बैंक में आपको रूरल और सेमी अर्बन में 500 रुपए, मेट्रो सिटी और अर्बन में आपको 2000 रुपीज और पेंशनर्स को यहाँ पर 250 रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है अगर आप चेकबुक लेते हो तो। अब अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो फिर मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को मैक्सिमम 110 रुपए प्लस GST और रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को मैक्सिमम 75 रुपए प्लस GST, वहीं पर पेंशनर्स को 40 रुपए प्लस GST मैक्सिमम क्वार्टरली चार्जेस देना पड़ता है, यानी कि प्रति 3 महीने में। तो ये थोड़ा सा इंडियन ओवरसीज बैंक का माइनस पॉइंट है कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने मिनिमम बैलेंस चार्जेस नील नहीं किया है। बाकी इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो देखो भाई, इंडियन बैंक आज के डेट में आपको 2.50% से लेकर के 2.65% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है, जबकि इंडियन ओवरसीज बैंक 2.50% से लेकर के 2.75% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट आज के डेट में प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी इंडियन ओवरसीज बैंक का प्लस पॉइंट हो गया और यहाँ पर मिनिमम बैलेंस के मामले में इंडियन बैंक का प्लस पॉइंट हो गया। बाकी SMS अलर्ट को लेकर के बात करें तो भाई इंडियन बैंक में आपको 25 पैसे पर SMS चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम आपको 15 रुपए प्लस GST मंथली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है, जबकि इंडियन ओवरसीज बैंक में आपको 25 पैसे पर SMS चार्जेस देना पड़ता है
और यहाँ पर भाई इंडियन ओवरसीज बैंक ने कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं लगाया है, तो यहाँ पर हो सकता है आपको 100-200 रुपए भी एसएमएस अलर्ट के ऊपर चार्जेस देना पड़ सके। तो ये हम यहाँ पर नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटी नहीं है, तो ये भी इंडियन ओवरसीज बैंक का माइनस पॉइंट ही है। बाकी चेकबुक को लेकर के बात करें तो भाई यहाँ पर इंडियन बैंक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है, यानी कि एक साल में आपको 20 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है, जबकि भाई इंडियन ओवरसीज बैंक 50 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हर साल आपको प्रोवाइड करता है पर फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर भी आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक का चेकबुक के मामले में प्लस पॉइंट है कि इंडियन बैंक से आपको काफी हाई चेकबुक प्रोवाइड करता है। बाकी अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो। यहाँ पर भाई अप टू आप 50,000 रुपए तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कैश डिपॉजिट कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर ऐसे कंडीशंस में आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि इंडियन ओवरसीज बैंक में भाई आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है इंडियन ओवरसीज बैंक में। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इंडियन ओवरसीज बैंक का यही हो जाता है कि आपको कैश डिपॉजिट के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। अब वहीं पर अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें, यानी कि कितने रुपए आप अपने ब्रांच के जरिए या फिर नॉन होम ब्रांच के जरिए निकाल सकते हैं, तो देखो भाई यहाँ पर आप होम ब्रांच के जरिए इंडियन बैंक में होम ब्रांच के जरिए आप जितना मर्जी चाहे उतने पैसे निकाल सकते हो, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन नॉन होम ब्रांच के जरिए अप टू आप 50,000 रुपए तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में निकाल सकते हो। अब यहाँ पर इन्होंने समय नहीं बताया है कि ये जो 50,000 रुपए है ये आप एक दिन में निकाल सकते हो या फिर एक महीने में निकाल सकते हो, लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं आपके साथ में तो ये एक महीना ही होगा, एक दिन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अप टू 50,000 रुपए तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में नॉन होम ब्रांच के जरिए निकाल सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर आपको 2 रुपए प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि भाई इंडियन ओवरसीज बैंक ये कह रहा है कि आप अपने होम ब्रांच के जरिए पर हाफ ईयर 50 डेबिट एंट्रीज, यानी कि पर हाफ ईयर में 50 बार पैसे आप निकाल सकते हो ब्रांच के जरिए। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब भाई यहाँ पर भी इंडियन ओवरसीज बैंक का प्लस पॉइंट है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल, इसके अलावा चेकबुक के मामले में इंडियन ओवरसीज बैंक नंबर 1 पोजीशन पर उतरता है, जबकि इंडियन बैंक मोबाइल बैंकिंग इसके अलावा मिनिमम बैलेंस के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर उतरता है। इसके अलावा भाई इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही साथ अगर हम IMPS, RTGS, NEFT को लेकर के बात करें तो देखो भाई यहाँ पर इंडियन बैंक में आपको RTGS के ऊपर मैक्सिमम 49 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। और NEFT की अगर हम बात करें तो NEFT ऑनलाइन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन ब्रांच के जरिए अगर आप करते हो तो भाई मैक्सिमम 24 रुपए 75 पैसे प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है पर ट्रांजेक्शन। और भाई IMPS चार्जेस के बारे में इन्होंने मेंशन नहीं किया है तो मैंने लिखा नहीं, वैसे IMPS के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा 15 रुपए ही चार्जेस देना पड़ेगा, 15 रुपए प्लस जीएसटी तक। अब वहीं पर अगर हम इंडियन ओवरसीज बैंक को लेकर के बात करें तो देखो इंडियन ओवरसीज बैंक में भी NEFT बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑनलाइन। इसके अलावा अगर आप ब्रांच के जरिए करते हो तो मैक्सिमम आपको 24 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है और RTGS के ऊपर मैक्सिमम आपको 49 रुपए प्लस जीएसटी और IMPS के ऊपर मैक्सिमम आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो कुल मिलाकर के देखें तो देखो भाई यहाँ पर IMPS, RTGS, NEFT दोनों ही बैंकों में लगभग सेम है, यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलेगा। अब अगर हम ATM कार्ड को लेकर के बात करें तो देखो इंडियन बैंक आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है और इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको इशुएंस फीस 150 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। हालांकि ये जो इशुएंस फीस है ये पहले नहीं देना पड़ता था, अभी हाल ही में इंडियन बैंक ने इस सर्विस चार्जेस को इंक्रीज किया है, तो जिसके कारण अब आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी इशुएंस फीस देना पड़ेगा और 200 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा।
बाकी अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 15 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 6 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और जबकि दूसरे बैंक के एटीएम से भाई यहाँ पर अगर आप इंडियन बैंक का एटीएम कार्ड ले जाकर के किसी दूसरे बैंक के एटीएम मशीन से ट्रांजेक्शंस करते हो तब फिर ऐसे कंडीशंस में मंथली आप 5 ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, यानी कि 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। और मेट्रो सिटी से मंथली आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। भाई इस डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 25,000 रुपए ही आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा इनका लिमिट काफी कम है और जबकि ये चार्जेस काफी हाई ले रहे हैं। जबकि अगर हम इंडियन ओवरसीज बैंक को लेकर के बात करें तो ये भी भाई क्लासी वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। देखो इन दोनों ही बैंकों में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पर क्लासी वेरिएंट डेबिट कार्ड के ऊपर आपको रुपए भी मिल सकता है, वीजा भी मिल सकता है, इसके अलावा मास्टर डेबिट कार्ड भी मिल सकता है, लेकिन फीचर सब कुछ सेम ही है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाएगा लेकिन सब कुछ सेम है। अब भाई यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक में अब देखो इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी इशुएंस फीस देना पड़ता है और जबकि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको 250 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। अब वहीं पर अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक के एटीएम से आप मंथली 10 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, यानी कि 10 बार आप चाहे तो पैसे निकालो, चाहे तो आप बैंक बैलेंस इंक्वायरी करो, 10 ट्रांजेक्शंस मंथली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर भाई दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं और मेट्रो सिटी से मंथली 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन 23 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। सबसे अच्छी बात यह है कि इस डेबिट कार्ड से आप 30,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 75,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब देखो भाई यहाँ पर मैंने इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स को आपस में कंपेयर किया, जिसमें हमने ये पाया कि भाई डेबिट कार्ड के ऊपर इंडियन ओवरसीज बैंक में भले ही आपको चार्जेस काफी हाई देना पड़ता हो लेकिन इंडियन बैंक से आपको लिमिट हाई देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एनईएफटी आरटीजीएस सेम है, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल, इसके अलावा चेकबुक के मामले में इंडियन ओवरसीज बैंक काफी बेस्ट है इंडियन बैंक से। और जबकि वहीं पर इंडियन बैंक भी मोबाइल बैंकिंग के मामले में, इसके अलावा भाई यहाँ पर एसएमएस अलर्ट के मामले में इंडियन ओवरसीज बैंक से बेस्ट है और मिनिमम बैलेंस चार्जेस के मामले में भी बेस्ट है। तो ये 3 इनका प्लस पॉइंट है और यहाँ पर इनका 4 प्लस पॉइंट है क्योंकि भाई इनका इंटरेस्ट रेट भी काफी हाई है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई इंडियन ओवरसीज बैंक आपके लिए सही रहेगा अगर आप कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल वगैरह ज्यादा करते हो तो। बाकी अगर आप थोड़ा सा कम करते हो तो फिर आपके लिए इंडियन बैंक बेस्ट रहेगा। तो कुल मिलाकर के यही था वीडियो। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही बैंक काफी शानदार बैंक हैं। आप किसी भी बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस बनाया गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।